सहकारियों। सर एक सेकंड अनम्यूट हो गए आप। यस यस ओके। क्या चक्कर है यार ये, दोबारा करो सर। हाँ करो। यस ये सर। थैंक यू माय ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो एंड सिस्टर्स आल्सो सर। सहकारियों, आज सिस्टर पहले वर्ड यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, थैंक यू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कुछ कहने से पहले आज मैं हमारे अपने बहुत संजीदा साथी जनार्दन सर को याद करते हुए मेरा वक्तव्य रखता हूं। ये आप सभी से मेरी विनती है, गुजारिश है। ऑल रिस्पेक्टेड सहकारी participants of Payback to Society program of social transformation movement for social reorganization and reconstruction of society by MKSOT School, Jalgaon, Maharashtra. I, Ambar Singh Chauhan, honor and wish the greatness in all of you and welcome to all of you. सहकारियों, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ऐसा विषय है कि शायद पहली बार मेरे जो नए सहकारी आए होंगे वो पहली बार ये जिसे हम कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है सब्जेक्ट का, इश्यू है सब्जेक्ट का, वो सुन रहे होंगे। दैट इज द रिलेशन ऑफ कास्ट एंड कोऑपरेशन। रिलेशन ऑफ caste and cooperation, it means the relation of open-mindedness and enclosed mindedness, a historical perspective. ऐसा यह सब्जेक्ट आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे। इस विषय के ऊपर आपके साथ कुछ बातें रखने से पहले इस विषय से संबंधित एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस विश्व के महान थिंकर गौतम बुद्धा जी ने रखा है। वो कहते हैं, नो ट्रूथ एज अ ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अ अनट्रूथ। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहिए। ये कहने के लिए यह जरूरी है क्योंकि जब ये वाक्य हम कहते हैं तो एक भारतीय होने के नाते एक विश्व में एक भारतीय महान थिंकर जिसे हम कहेंगे, पूरे विश्व में एक भारत का इतना बड़ा थिंकर जिन्होंने ये वक्तव्य किया है, ये कहते वक्त भारतीय होने के नाते पूरी गर्व से कहे या अभिमान से कहे हमारी छाती भर आती है। इतना बड़ा हमें अभिमान होता है कि हमारे देश का एक थिंकर पूरे विश्व में जिन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया। इसी के साथ साथ एच ड्रूमन के कुछ वो जो कोटेशंस हैं वो भी मैं कहना चाहूंगा कि जो विवेक नहीं करता वो धर्मांध होता है, जो विवेक नहीं कर सकता वह मूर्ख होता है, और जो विवेक करने का साहस नहीं करता वह गुलाम होता है। क्योंकि जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हमारा चर्चा के लिए है, उस विषय पर जाने से पहले यह बातें, यह कोटेशंस अगर हम समझ लेते हैं तो हम इस विषय समझने के लिए हमें
बहुत कुछ आसानी हो जाएगी, बहुत कुछ आसानी हो जाएगी। सहकारियों, ये जो विषय है कोऑपरेशन, ये मानवीय स्वभाव का, मानवीय अस्तित्व का, या ह्यूमन बीइंग का कहे, एनिमल बीइंग का कहे, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। यह नैसर्गिक गुणधर्म है। इसको आगे हम और भी इसे बताएंगे, जाएंगे। लेकिन यह जो नैसर्गिक स्वभाव था, नैसर्गिक सहजीवन था, नैसर्गिक गुणधर्म था, एसोसिएट लाइफ का था, यह कैसे हम भूल गए? यह बहुत बड़ी बात आज हम दोबारा उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो मानवीय अस्तित्व से, मानवीय मूल स्वभाव, सहजीवन का जो मूल स्वभाव है, गुणधर्म है, उसे ही हम कैसे भूल गए? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा, क्यों हो गया, ये सब बातें हम समझेंगे। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कुछ बातें मैं और कहने जा रहा हूं। 1957 का, 1957 का वो साहिर लुधियान जी का जो गीत है नया दौर का, उस गाने की कुछ पंक्तियां भी मैं आपको कहना चाहता हूं। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में वो राय। आपके हमारे सामने मांझी का उदाहरण है। आज यह विषय, यह बातें इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो बातें हमसे छीन ली गई है, जो विषय हम भूल गए हैं, उसे याद करने के लिए कुछ बातें आपके सामने रखना मैं उचित समझ रहा हूं कि जो आपके दिल को झंझोड़े, आपके दिल को झंझोड़े, आपके माइंड को झंझोड़े, और आप उसका महत्व समझे कि क्या है ये कोऑपरेशन, कहां चला गया है हमारा कोऑपरेशन, क्यों हम बढ़ गए, क्यों हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या कारण है टुकड़े होने के पीछे, किसने किए टुकड़े, क्या हमने खुद किए या किसी ने किए? ये अगर समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है सहकारी। इसके पीछे कारण भी वैसे है, इसके पीछे कारण भी वैसे है। 1916 में जब बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया लिखा, तो उन्होंने बताया कि इस देश में ये कोऑपरेशन क्यों भूल गए। ये अगर समझना है तो कास्ट इन इंडिया को भी आपको समझना होगा। कास्ट इन इंडिया में बाबा साहब ने जो कहा है वो भी समझना होगा, क्योंकि इन दोनों बातों का रिलेशन आज हमें देखना है। कास्ट जिस ढंग से बनी और इस कास्ट ने जिस ढंग से दीवारें खड़ी की और हमारे अपने के बीच का वो कोऑपरेशन छीन लिया, ड्यू टू द फोर्स इग्नोरेंस,
वो सारी बातें महान अशोका के कार्यकाल के हनन के बाद जो हुई, हमसे सबसे पहले स्वयं इलेक्शन का अधिकार छीना गया, फिर हमसे शिक्षा छीनी गई, संपत्ति छीनी गई, और उसके बाद एजुकेशन भी छीना गया, और उसके बाद जो हुआ, जिसे हम एमकेएसओटी के जरिए आपने बार बार ये सुना है कि मनुस्मृति इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कि जिसने विचार करने वालों को अनथिंकिंगनेस में बदल दिया। यह सारी बातें, और 1916 का कास्ट इन इंडिया और एनिलेशन ऑफ कास्ट। अगर हमने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है, कास्ट इन इंडिया पढ़ा है, तो आपके हमारे समझ में क्या आता है कि कास्ट इज अ मॉन्स्टर, कास्ट इज अ कैपिटल, कास्ट इज अ नोशन, कास्ट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कितने बड़े बड़े विशेषण दिए गए हैं कास्ट को, क्योंकि ये कास्ट है ही ऐसी, ये कास्ट है ही ऐसी। जिस कास्ट ने यहाँ विषमता पैदा की, यहाँ वैमनस्यता पैदा की, और आज के तारीख में अगर देखे तो इस देश के 120 से 125 करोड़ लोगों को आजाद देश में रहते हुए भी वो जिसे आजादी कहते हैं, जिसे मूलभूत स्वातंत्र्य कहते हैं, जिसे मूलभूत अत्यावश्यक चीजें कहते हैं, उन चीजों से ये लोग वंचित है, उन चीजों से ये लोग वंचित है। ये किसकी वजह से है? इस कास्ट की वजह से है। यही बात दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, कोऑपरेशन क्या है, व्हाट इज द कोऑपरेशन? जैसे मैंने कभी वो साहिर लुधियान जी का गाना आपके सामने रखा, कहीं और भी कहीं कोटेशन है, क्या बताता है वो? हम जब स्टेट सोशलिज्म समझते हैं तो क्या है स्टेट सोशलिज्म, क्या है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन? इस प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन क्या वैल्यूज है कोऑपरेशन की? ये सारी बातें जब हम देखेंगे तो हमें वो महान अशोका का, जिसे आप केवल शासक करके नहीं छोड़ सकते, महान अशोका, यह जैसे गौतम बुद्धा जी ने हमें बहुत बड़ा विचार दिया है, मार्ग दिया है, महान अशोका एक ऐसे शासक है जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में सोने की चिड़िया वाला भारत बनाया है, इस देश का विश्व गुरु बनाया है। किसके बलबूते पर बनाया है, कैसे बनाया है, ये आपने हमने सीखा है, आगे भी सीखेंगे, लेकिन उनके शासन प्रशासन की, नीतियों की जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि उस काल में जनता में ये सहकार बहुत तेजी से पनपा हुआ था, ये सहकार बहुत मजबूत था, मानव आपस में एक दूसरे से सहकार से बना हुआ था, क्योंकि ये सहकार से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस नेचुरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जो मूल सहकार और नैसर्गिक भावना मानव के साथ साथ प्राणी की होती है, क्योंकि ये सहकार जब मानव में होता है, जब घर के सभी सदस्यों में एक अच्छा सहकार तालमेल होता है, पति पत्नी में एक सहयोगी जीवन होता है, सहजीवन होता है, तो उसका संसार भी बड़े प्यार से आगे बढ़ता है। जब संसार आगे प्यार से बढ़ता है तो संसार में पैदा होने वाले बच्चे भी उस घर के सुखी संपन्न परिवार होता है, जैसे परिवार संपन्न होता है वैसे उसका समाज संपन्न होता है,
वो देश संपन्न होता है, क्योंकि उसमें इस सहकार की मूल भावना, ये सहकार की वैल्यूज, ये सहकार के प्रिंसिपल्स उसमें इनकल्पित होते हैं और उन मूल्यों के जरिए वह आगे बढ़ता है। क्या है सहकार के मूल्य? सहकार के मूल्य सबसे बड़ा तो जब हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के नजर से ऐसे देखेंगे या देखते हैं और सहकार के मूल्य देखते हैं, तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। स्वयं की खुद का काम खुद करना, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना होना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वयं की जिम्मेदारियां निभाना, डेमोक्रेसी। सोचिए हम आज के डेमोक्रेसी में जिस हालत में है, जिसका मैंने उदाहरण किया, और उस कोऑपरेशन की डेमोक्रेसी क्या होती है, यह बात हमें समझनी चाहिए। क्योंकि कास्ट ये जन्म से मिलती है, कास्ट ये जन्म से मिलती है। आप अपने और से उसे चूज नहीं कर सकते हो, आप उसको चयन नहीं कर सकते हो, वो आपको दी जाती है, दी गई है। लेकिन कोऑपरेशन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इट्स अ डेमोक्रेटिक। वहां पर पुरुष या स्त्री ये भेद नहीं होता है, इक्वेलिटी होती है, समानता होती है। कोई ठेकेदार नहीं बन सकता, समानता होती है, इक्विटी होती है, सॉलिडेरिटी होती है। कोऑपरेशन के ऊपर जब हमारे सहकारी इन सारी चीजों को और भी इलैबोरेट करेंगे, उसके साथ साथ जो इथिकल वैल्यूज है वो इनकल्पित होती है। ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स, यानी दूसरे के लिए दूसरे की परवाह करना, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना और खुले दिमाग से सोचना, खुलेपन से सोचना। मैंने बात कही ओपन माइंडनेस एंड क्लोज माइंडनेस। कास्ट इज अ क्लोज माइंड, इनक्लोज माइंडनेस, एंड कोऑपरेशन इज द ओपन माइंडनेस। कास्ट कैसे पैदा हुई? आपने देखा, समवन क्लोज देयरसेल्फ, किसी ने स्वयं को केंद्रित कर लिया, बंद कर लिया, और उनको देख के बाकी लोगों ने भी बंद किया। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग लोगों ने अपने अपने आप को अलग अलग इसमें बंद कर लिया, दरवाजे बंद कर दिए एक दूसरे के लिए। कास्ट इन इंडिया में सब पड़ा है, कास्ट इस ढंग से पैदा हुआ। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कास्ट, प्रिंसिपल ऑफ द कास्ट, जिसके बेस पर कास्ट खड़ी है, जाति किस पर खड़ी है, और कोऑपरेशन किस पर निर्भर है। कोऑपरेशन के ये दोनों समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। महान अशोका का शासन प्रशासन सोने की चिड़िया वाला भारत क्यों बना सका? उसका कारण इस कोऑपरेशन में है। इस कोऑपरेशन के जरिए एक बेहतर नागरिकता का जीवन, एक बेहतर नागरिक पैदा करने की, एक बेहतर सोसाइटी पैदा करने की जो क्षमता हमारे कोऑपरेशन में है, वो कास्ट में नहीं है। क्योंकि कास्ट आपको सोचने का, कास्ट आपको बोलने का, कास्ट आपको ओपन माइंड से बात करने का मौका नहीं देती, क्योंकि जाति ने अपने ठेकेदार खड़े कर दिए हैं। जाति ने अपने ठेकेदार खड़े हैं। वहां जाति की वजह से आप में भय पैदा होता है। अगर मैं जाति के विरुद्ध कुछ बोलूं तो मुझे जाति से बहिष्कृत तो नहीं किया जाएगा, यह डर आपके दिल में पैदा होता है। ये बहिष्कृत का जो सिलसिला है, ये बड़ा डरावना है। आपने देखा है कई राज्यों को इसके बारे में आज के तारीख में भी कानून बनाने पड़े हैं।
क्योंकि इन कास्ट के जो परंपरागत रिवाज और रीति रिवाज बने हैं वो इतने डरावने और भयानक है कि उसको छोड़ना, इच्छा होने के बाद भी छोड़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन कोऑपरेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोऑपरेशन में आप उसको वॉलंटरीली उसमें सहभागी होते हैं। इट्स अ वॉलंटरी मेंबरशिप। वो जन्मजात नहीं दी जाती है, वो फोर्सेबली नहीं दी जाती है। इसका कंट्रोल भी डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है। कास्ट में वैसा नहीं है, कास्ट में वैसा नहीं। इक्वल पार्टिसिपेशन आपको कोऑपरेशन देता है, कास्ट नहीं देती है। यानी जो कास्ट की वजह से जो दीवारें आपके अंदर खड़ी हो गई है, इन जातियों ने इतनी बड़ी दीवारें खड़ी की है कि जिसे हम कहेंगे कि मानवता की जो मूल भावना है, विचार करने की, विचार रखने की, करने की, वही मार दी है। द पब्लिक स्पिरिट इज किल्ड। पब्लिक स्पिरिट वाज the total public spirit has been killed by this monster of caste। इस जाति ने उस भावनाओं को खत्म कर दिया है। जाति केवल अगर भला सोचना है तो अपने जाति का सोचना है। जाति के बाहर अगर कोई बड़ा विद्वान भी इंसान होता है तो उसे बड़ा कहने की जो दानत होती है, जो स्पिरिट होता है, वह दानत ही जाति ने खत्म कर दी है। और उसी के कारण जाति जाति में केवल अपने जाति के अलग अलग जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करने की वजह से हमें हमारे अंदर जो सुरक्षितता होनी चाहिए वो सुरक्षितता भी आज नहीं है। एक डर हो गया है, एक भय हो गया है। और तो और जो इनइक्विलिटी, विषमता जो पैदा हुई है, फोर्स इग्नोरेंस के कारण जो विषमता हमारे अंदर पैदा हुई है, आप देखिए पूरे भारत में आज भारत की लगभग 130-131 करोड़ की आबादी है आज के तारीख में। क्या पार्टिसिपेशन है हमारा? यहाँ के हर क्षेत्र में जाइए, आप कौन सी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, हेल्थ के शिक्षा जाइए, प्रॉपर्टी के इसमें जाइए, यानी आर्थिक क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, कल्चरल क्षेत्र में जाइए, कौन से क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी है, कितनी है? यानी मुट्ठी भर जो लोग हैं वो सत्ताधारी है और मेजॉरिटी पीपल जो है वो आज भी डिप्रेस क्लास पे है, डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है। यानी मुट्ठी भर लोग इनके ऊपर सत्ता कर रहे हैं। किसकी वजह से? इसी कास्ट के वजह से। क्योंकि इस इतनी बड़ी आबादी को अलग अलग जाति में 6,500 से ज्यादा जातियों में बांट दिया गया। कितने? 6,500 से ज्यादा जाति। मतलब 6,500 हमारे इसमें कहते इसे कोंडवाड़े बनाए गए, मराठी में उसे कोंडवाड़े कहते हैं। जेल कहिए आप साधारण समझने के लिए। नतीजा क्या हुआ? इनके अंदर डेमोक्रेसी होते हुए भी जो आपस में लेन देन होना चाहिए, विचारों का, अनुभवों का, एक दूसरे के सुख दुख का, जैसे मैंने कहा कि द पब्लिक स्पिरिट इस कास्ट ने मार दिया है। दैट्स सोशल एंडोस्मोसिस जिसे हम कहते हैं कि जो नेचुरल फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, प्रैक्टिकल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो होना चाहिए था समाज के अंदर, एक दूसरे जाति के अंदर, वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण, इन जाति के कारण, क्योंकि सबको लग रहा है मैं ये इससे बड़ा मैं हूं, उससे बड़ा मैं हूं।
यानी जो हिरार्कियल सिस्टम इस जाति ने पैदा कर दी है, उस हिरार्कियल सिस्टम ने इतना बड़ा नुकसान, जिसे हम सोशल एंडोस्मोसिस कहते हैं, फ्लो कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने का जो मार्ग था वो बंद कर दिया है। हमें हमारा जाति का आदमी ही बड़ा लगता है, दूसरे जाति का आदमी हमको छोटा लगता है। और केवल जाति का ही नहीं, जाति में भी अगर वो साधारण अगर गरीब है, उसके पास धन नहीं है, वो साधारण परिवार से है, तो ये प्रस्तापित लोग उसे भी नहीं सुनता है, उसे भी महत्व नहीं देते हैं। यानी जो सहकार की भावना जो थी वो इतनी बड़ी तरीके से, नतीजा यानी जो एक बहुत बड़ी ये होती है कि सामान्य व्यक्ति को जो अहमियत मिलनी चाहिए, भले वो कितना ही बुद्धिमान रहेगा। जैसे अगर किसी बड़ा जमींदार होगा उस जाति का, और उसी जाति में अगर कोई मजदूर का बेटा होगा, वो मजदूर का बेटा भले ही लिख पढ़ कर होशियार होगा, बड़ा होगा, वो जमींदार उसे वो अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है ये मेरे घर में मजदूरी करना चाहिए। जाति ने क्या सिखाया है, क्योंकि उसने वो जाति से सीखा है, उसने वो सीखा है। इसलिए प्रस्तापित जो होते हैं, इन जातियों के जो प्रस्तापित है, वो सामान्य व्यक्ति को कभी भी अहमियत नहीं देते हैं, उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं। इसीलिए मैं जो गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, क्योंकि ये जो स्पिरिट है कोऑपरेशन का, वो जो मूल्य है कोऑपरेशन के, वो जो प्रिंसिपल है, वही इस जाति ने खत्म कर दी है। आप देखेंगे जहां जहां ये कोऑपरेशन के मूल्य और प्रिंसिपल बड़े हैं, वो कोई भी देश हो, वो देश आज प्रगति की राह पर है। भारत के बारे में तो महान अशोका का कार्यकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हमारे सामने है। किस तरह से इन मूल्यों की वजह से ये आगे गया है, इस जाति के स्पिरिट ने। जैसे एनक्लोजनेस की वजह से जो स्पिरिट है, जिसे हम कहेंगे कि महिला और पुरुष को भी किस तरह से इन्होंने भेद किया, जो प्रथाएं इन जाति की वजह से इस समाज में उस वक्त पनपी, जिसने नारी को तार तार कर दिया, मानवता को। जैसे कि आप देखेंगे सती प्रथा कांग्रेसों ने बाद में बंद की, बाल विवाह की प्रथा, अंधश्रद्धा, केशवपन की प्रथा, यानी उस विधवा महिला को विकृत कर देना, उसका जो शारीरिक विकृतपन उसमें लाना, ये किसके नतीजे थे सारे? ये सारे के सारे उस जाति की वजह से पैदा हुए थे। क्योंकि सोचने के लिए ओपन माइंड से, खुले दिल से कुछ नहीं है। वहां पर जो भी कुछ है वो परंपरागत तरीके से जो आई हुई रिलीजियस या कस्टम्स है, उसे फॉलो करना और उसे आगे बढ़ाना, यह जाति की देन है। लेकिन मानवता की देन क्या है? मानवता की देन क्या है? मानवता यह दूसरे के लिए, एक दूसरे को बराबर लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए सहृदयता के साथ, खुले दिल के साथ, उसकी जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ती है। इसीलिए जिन जिन देशों ने स्टेट सोशलिज्म अपनाया है, वो कोऑपरेशन की वैल्यूज उसमें अपनाई है। उसी के कारण वो जो देश है, जब जब भी इस धरती पर जो जो भी आपदा आती है, वो देश
उन आपदाओं से निपटने में सक्षम होते हैं। और जिन देशों के नागरिकों में, जिन देशन के शासन प्रशासन नीति और जो ये धोरण होते हैं, उसमें अगर ये कोऑपरेशन के मूल्य नहीं है, तो वह देश ऐसी आपदा के सामने लाचार और बेबस दिखता है, लाचार और बेबस दिखता है। ये समझना भी जरूरी है। और इसका उदाहरण कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद आपने हमने सभी ने खुले आंख से देखा है। क्या कारण था? क्या कारण था? जब हम देखेंगे, सोचेंगे, क्या हमारे उसके पीछे के कारण हम देखेंगे, तो क्या यहाँ का जो शासक वर्ग है, क्या उसमें ये कोऑपरेशन की भावना पनपी है? अगर उनमें, हमारे शासक वर्ग में कोऑपरेशन की भावना होती, तो 3.5 घंटे में लॉकडाउन नहीं करते। 3.5 घंटे में लॉकडाउन करके लोगों को असह्य तरीके से रास्ते पे नहीं छोड़ते। जिन लोगों के वोट पर सरकार बनाई गई थी, जो सरकार बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था, उन्हीं लोगों को साथ ऐसा व्यवहार क्या ये सरकारें करती? अगर ये कोऑपरेशन के मूल्य होते, ये कोऑपरेशन के प्रिंसिपल उसमें होते, तो क्या ऐसे करते? नहीं करते। इसका कारण क्या था? इसका कारण इसी में है कि जो मूल्य उसमें है, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने एनिलेशन कास्ट में इन बातों का बार बार जिक्र किया है कि इन्होंने, इस कास्ट ने इतनी यहाँ की हवा प्रदूषित कर दी है कि उसमें लोगों का जीना बेहाल हो गया है। जो लोग अपने आप को सत्ताधारी समझते हैं, क्या वो लोग हमारे साथ प्रमाणिक है? जिन्हें आप परंपरागत तरीके से वो अपने आप को उच्च समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, क्या वो हमसे प्रमाणिक है? क्या वो ऑनेस्ट है? अगर वो ऑनेस्ट होते, तो क्या स्थिति होती? सहकारी, ये जो मॉन्स्टर है कास्ट का, ये जो कास्ट का क्रिपल डिसीज है, जिसने हमारे दिमाग पर एक कैपिटल जैसे हावी बन गया है, फोर्स इग्नोरेंस की वजह से बनाया गया है, पब्लिक स्पिरिट को मार दिया है। इस कास्ट को, इस कोऑपरेशन के मूल्य के जरिए आपको नष्ट करना है। देखिए, ये दोनों बातें बहुत समझना है, क्योंकि नोशन ऑफ कोऑपरेशन, जब आप में, हम में एक कोऑपरेशन के मूल्य बढ़ते हैं, तो मानवता उभर कर आती है, मानवता को गौरवान्वित किया जाता है। उसी दूसरी तरफ जब नोशन ऑफ कास्ट अपने दिमाग में हावी होती है, तो मानवता को तार तार करती है, नष्ट, किल करती है। इसीलिए आपको और हमें कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कोऑपरेशन को आगे ले जाना चाहिए। ये जो सोशल एंडोस्मोसिस है, इसको बढ़ाना चाहिए। ये जो सोशल इफिशिएंसी है, व्हाट इज द सोशल इफिशिएंसी? आपके हमारे द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल योर पावर्स एंड पर्सनैलिटीज। हमारे अंदर की जितनी भी शक्तियां है, उसे गुणवान बनाने के लिए, प्रतिभा संपन्न बनाने के लिए, वो जो हार्मोनियस डेवलपमेंट है, सोशल इफिशिएंसी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। इंडिविजुअल इफिशिएंसी बढ़ाते बढ़ाते हमें सोशल इफिशिएंसी को बढ़ावा देना है। सोशल इफिशिएंसी के साथ साथ हमें सोशल एंडोस्मोसिस का ताना बाना आगे ले जाना है। क्या हुआ? हमारे संविधान में हम देखते हैं,
जो 6,500 से 7,000 जाति के कोंडवाड़े बनाए गए थे, उनको हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने SC ST OBC यानी 3 प्रवर्ग में उसको डिवाइड किया, माइनॉरिटी का एक प्रवर्ग किया। महानायक कांशीराम जी ने इसे आगे जाकर बहुजन संकल्पना में देकर इस पूरा सोशल एंडोस्मोसिस के तरफ SC ST OBC को और माइनॉरिटी को एक जगह रखे एक बहुत बड़ा नाम दिया, बहुत बड़ा नाम। किस लिए दिया? क्योंकि वो जो दीवारें थी, वो दीवारें तोड़कर ये जो सोशल एंडोस्मोसिस है, विचारों का, ज्ञान का, अनुभव का, सुख दुख का बांटने का हमारा जो ताना बाना है, मानवता को बढ़ावा देने वाला जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज है, उसे आगे ले जाने के लिए एक बहुजन समाज में उसको बनाया। आज PBSP के जरिए नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस के माध्यम से असंशोधित अंबेडकरवाद को, जो कास्ट हम समझ नहीं पा रहे थे, जिस कास्ट की ज्योग्राफी, जिस कास्ट की इकोनॉमी, जिस कास्ट की सोशियोलॉजी समाज और हमारे बुद्धिजीवी कहने वाले समझने में कम पड़ रहे थे, उन्हें MKSOT के द्वारा, PBSP के द्वारा इस कास्ट की ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी समझाकर इस कास्ट की दीवारों को नहस तहस करके डिकास्ट की ओर ले जाने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से आगे बढ़ाकर क्या इमेंसिपेटिव वैल्यूज इनमें इनकल्पिट करना बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस हम आजाद के बाद भी है, लेकिन वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो हमें समाज में इसी कोऑपरेशन के माध्यम से, क्योंकि जैसे जैसे कोऑपरेशन बढ़ेगा, हमारे ऊपर का ये जो डोमिनेशंस है, वो डोमिनेशन कम होगा, हमारे अंदर की स्टूपिडिटी कम होने में मदद होगी। हमारे अंदर जो स्टूपिडिटी कल्चर पैदा हो गया है कास्ट के कारण, वो स्टूपिडिटी कम होगी। वो जो इग्नोरेंस कास्ट ने हमारे अंदर पैदा किया है, समाज के अंदर पैदा किया है, वो इग्नोरेंस हमारा कम हो जाएगा और सोचने के लिए हम तार्किकता से सोचने लगेंगे। वो जो इरेशनलिटी है उससे इमेंसिपेट करने के लिए जो इमेंसिपेटिव वैल्यूज है, वो समाज के अंदर नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें इंटरप्रेट करनी होगी। और इसीलिए PBSP बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जितना कोऑपरेटिव वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हम लोगों में बढ़ाएंगे, उतनी हमारी लीडरशिप जो है निखर कर आएगी, उतनी हमारी लीडरशिप निखर आएगी। आज कोऑपरेशन के नाम पर, आज कोऑपरेशन, इस सहकार के नाम पर इस देश के सत्ताधारियों ने सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करके कोऑपरेशन के स्पिरिट को भी मारने का काम किया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर यही बातें, अगर शिक्षा क्षेत्र में कोऑपरेशन लाया जाता तो कितना बड़ा काम होता, कितना बड़ा समाज की उन्नति के लिए मार्ग मिलता। लेकिन वो वहां न लाते हुए, हेल्थ सेक्टर में ना लाते हुए, इन्होंने इसको प्राइवेटाइजेशन पर निजी क्षेत्रों को प्रदान किया। नतीजा क्या हुआ? जो आज इनइक्विटी पैदा, जो विषमता हुई है आर्थिक, सारे रिपोर्ट्स देख लीजिए, जितने रिपोर्ट आए हैं
ऑक्सफैम के रिपोर्ट आए हैं, भारत सरकार के रिपोर्ट देखेंगे हम, इकोनॉमिकल सर्वे के रिपोर्ट्स, तो भी हमें पता चलता है कि इस देश में जो लोग इसके नीचे है, पावर्टी के नीचे है, वो कौन से लोग हैं? वो लोग दिखेंगे आपको DTNT के, वो लोग दिखेंगे आपको शेड्यूल कास्ट के, वो लोग दिखेंगे आपको शेड्यूल ट्राइब्स के। क्यों हुआ ऐसा? क्यों यह पावर जो है, इतनी आर्थिक विषमता इतनी क्यों बढ़ी? केवल 1% लोगों के पास 72% इस देश की संपत्ति कैसे जमा हो गई? इसके पीछे का कारण है ये जाति, बड़े षड्यंत्र के पूर्वक, फोर्स इग्नोरेंस के जरिए एक कोऑपरेशन का जो स्पिरिट है वो मारा गया। दूसरी तरफ हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी, जिसे हम इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो इस कोऑपरेशन को नहीं समझ पाए। अगर वो उस कोऑपरेशन को समझ पाते तो इस देश में समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक कोऑपरेशन के माध्यम से बहुत कुछ खड़ा कर सकते थे। बाबा साहब ने पहले पंचवार्षिक योजना में कोऑपरेशन, पूरा पंचवार्षिक योजना पहली एक कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर खड़ी की, और इसी कोऑपरेशन के माध्यम से समाज को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। कोऑपरेशन इज अ सोशल फिलोसॉफी, the ultimate aim of which is the creation of a better society. It cannot afford to ignore the problems and need of a social system in which it operates. Thus, the cooperation is an instrument of potential force to the social transformation movement. Hence, the cooperation is itself a means as well as an end in itself. We can learn a lot from the governance of Ashoka the Great in creation of egalitarian society and desire in the Constitution of India और भारत। हमारे संविधान में भी इसका ताना बाना दिया गया, संविधान में भी सहकार को महत्व दिया गया, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बाबा साहब के जाने के बाद नहीं हुआ। The cooperation is a social force. The cooperation is a social force which can fulfill the present needs of the social transformation movement. Must be recognized, without which the cooperation in the context of educational, social and cultural aspect of problems of caste in India can help and associate us to decast ourselves, which can lead us to the desired goal of annihilation of caste and help us to create and establish a social system envisaged in the Constitution India, जो हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो प्रिंसिपल हमें दिया है, उस प्रिंसिपल को आगे ले जाने वाला, बढ़ावा देने वाला यह कोऑपरेशन है, सहकारी। इस जाति के मास्टर को अगर आपको हमें नष्ट करना है, अपने लिए करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है एज एन इंडिविजुअल, एज एन सोसाइटी, एज एन कंट्री, कोऑपरेशन के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हमें स्वयं, वी आर हियर, the each and everyone is participated here is a part of national cooperative intelligence, is a part of national it is our responsibility to understand the values of cooperation. Culprits वो लोगों में हमें पहुंचाना जरूरी है, पहुंचानी पड़ेगी, और उसके ऊपर एक समाज का एक सोशल एंडोस्मोसिस का ताना बाना। वो हमारे अंदर की जो हिरार्कियल सिस्टम है, प्रस्तापित वर्चस्ववादी
मानसिकता का जो हमारे माइंड में बैठा हुआ मॉन्स्टर है उसे हमें किल करना होगा, और वो किल करने के लिए केवल और केवल कोऑपरेटिव वैल्यूज का हमें अपने अंदर संचार करना होगा, समझना होगा, उसके ऊपर एक्शंस करनी होगी। हमें एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे चलना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। अगर हम ये आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं और बढ़ाएंगे, वी कैन डू। हमने अभी थिंकिंग स्किल सीखा है, हो सकते की भावना उसमें से हमने ली है। ये जो हो सकते वाला प्रिंसिपल है, यह कोऑपरेशन आपके हमारे सामने हमारे इतिहास का वो सबसे बड़ा उदाहरण है, महान अशोका का। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह कोऑपरेशन कैसे जिया, ये हमें देखना है। सहकारियों, ये जो षड्यंत्र के तहत, फोर्स इग्नोरेंस के तहत हमसे जो छीन लिया गया था, बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करके इस फोर्स इग्नोरेंस जो हमसे छीन लिया गया था, वो हमें देने के लिए बहाल उन्होंने उनके उस एक्शन से किया है। महाड़ का जो सत्याग्रह किया पानी का, चौदार तले का, मार्च 1927 में, उसके बाद जो हुआ, देखिए ये किसके लिए किया था। ये हिस्टोरिकल बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर हमें मूवमेंट को समझना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को समझना है, तो हमें इस एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। महाड़ का सत्याग्रह समझना पड़ेगा, और महाड़ के सत्याग्रह होने के बाद में वहां पर लाठीमार हुआ। लोगों ने उसमें जो विरोधी थे, जो मनुवादी तत्व थे, जो जातिवादी तत्व थे, उन्होंने बहुत बड़ा वहां पे हल्ला मचाया। आप सोचिए, उस वक्त ये देश पारतंत्र में था, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने आप केस फाइल किया, और उस केस के बाद कुछ लोगों को सजा हुई, और उस बाद जो सजा होने के बाद लोगों को यह बात समझाने के लिए, कहने के लिए 3 दिन की परिषद रखी गई महाड़ में। आप सोचिए, उस परिषद का पहले दिन, जैसे हम आजकल फीत काट कर किसी परिषद का उद्घाटन करते हैं, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर इस परिषद का उद्घाटन किया। ऐसा समझिए, क्या संदेश देना चाहते थे बाबा साहब, क्या संदेश देना चाहते थे? क्योंकि इसी ग्रंथ की वजह से ये जो कास्ट का स्पिरिट है इस देश में पनपा था। इसी ग्रंथ ने वो अंधविश्वास के जरिए, क्योंकि उसमें जो सैक्रेडनेस और डिवाइन इन्होंने डाल के रखा था, लोगों में भरा हुआ था, उसको बाबा साहब ने नकारा, वो संदेश दिया। और एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते, इसीलिए मैंने जो वाक्य उसके पहले कहे थे, एस ड्रूमंड के वाक्य मैंने जो कहे थे, वो कोटेशन कहे थे, वो जो गुलामी का एहसास, मास्टर कैपिटल ऑफ कास्ट हमारे दिमाग में बैठी हुई थी अंधश्रद्धा के कारण, अंधानुकरण के कारण, उसे हटाना ये उसके पीछे का मूल कारण था। यह हमें समझना इस हिस्टोरिकल इफेक्ट से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसका नतीजा देखो आप कितना है। आज देश आजादी के बाद आज 73-74 साल हो गए। कल परसों एक घटना घड़ी है, हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ताधारी आज भी किस मानसिकता के है, इस बात का उदाहरण उसमें आता है। किसी तो भी एक टीवी चैनल के
प्रोग्राम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा साहब ने कौन सा ग्रंथ जलाया था माड़ में, जो उसका जो भाग लेने वाला स्पर्धक है उसका जवाब देता है, और ये ऐतिहासिक सत्य है, सारे ग्रंथों में सारे जगह इसकी चर्चा है। फिर भी कुछ लोग उस विषय को लेकर आज भी हमारे लोगों में एक अज्ञानता के तरीके एक बवाल मचाने की कोशिश करते हैं। यानी आज भी वो लोग उस तरह जाना चाहते हैं, उस तरह जाना, यानी आज के जो सत्ताधारी है अपनी पूरी सत्ता इस कास्ट के वर्चस्ववादी मानसिकता वाले लोगों के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं। इसीलिए इनको जीते जी रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ये पत्थरों में इन्हें भगवान देखकर इन पत्थरों के भगवान की मूर्तियां और मंदिर ये बनाना चाहते हैं। यह बातें हमें समझना होगा। महान अशोका का जो शासन था, प्रशासन था, वो इतना क्यों बड़ा, ये बात मैंने कही, लेकिन उसमें एक बात और है मैंने जिसकी चर्चा पहले नहीं की, क्योंकि ये वही लोग हैं जिसे आज ये लोग बाहर रखना चाहते, हिस्सा नहीं देना चाहते, सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। यही लोग उस वक्त सत्ताधारी थे, क्योंकि इसी कोऑपरेशन के माध्यम से, समवाय के माध्यम से महान अशोका के कार्यकाल में यह जो चातुर्वर्ण था वो नष्ट हो चुका था, क्योंकि महान अशोका ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के जरिए सोच विचार करने वाला समाज पैदा किया था। और वो जो सोच विचार करने वाला समाज बना था, वो सोच विचार करने वाला समाज इसी कोऑपरेटिव वैल्यूज को, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को अपने अंदर इनकल्पित करके शासन प्रशासन का हिस्सा बना हुआ था। महान अशोका के शिलालेख, उसके जीते जागते उदाहरण आज भी आपको देखने मिलते हैं। दिल्ली टोकरा का जो शिलालेख है वो उसका उदाहरण है, ऐसे कहीं शिलालेख। इसके लिए हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कोऑपरेशन जब हम समझेंगे तभी, और इसको अपने अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा हम इनकल्पिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, अनुभव में लाएंगे, ही ज्यादा यह जो कास्ट है दुबली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, इसकी दीवारें गिरती जाएगी, और मानवता का गौरव पुनर्स्थापित होने में एक बहुत बड़ी मदद, बहुत आसानी से यह मानवतापन, क्योंकि दुनिया के सामने उदाहरण है, ये कोई नई बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। भारत में महान अशोका का उदाहरण जब और उसके देखिए दूसरी बात और एक है, जब चातुर्वर्ण बढ़ा, जब जाति की सिस्टम बनी, यह देश हमेशा हारा है, तब पारतंत्र में गया है। कितनी बड़ी ओपनली बात है, जब जातियां बढ़ी है देश पारतंत्र में गया है। देश में जनता भय भूख से परेशान बनी है, वंचित हुई है, असहाय बनी है, सुख से, सुविधा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से भयग्रस्त बनी है, जब जाति का बढ़ावा मिला है। लेकिन जब जाति कमजोर हुई है, मानवता बढ़ी है, उस वक्त यह देश आगे बढ़ा है। जिस भी प्रांत में हुआ है तब मानवता को बढ़ावा मिला है। हमारे महापुरुषों का जो कार्य है आपने देखा है, इसीलिए आज हम उनके नाम क्यों लेते हैं, हम महात्मा फुले जी का नाम क्यों लेते हैं। वो माली समाज के थे, लेकिन उन्होंने केवल माली के लिए काम नहीं किया, हमारे आपने सबके लिए काम किया। महिला
जो इस देश का आधा 50% हिस्सा है, उनके लिए स्कूल बनाए। एक हिस्टोरिकल बात आज और है, आपको कहना चाहूंगा, इस देश में इंदिरा गांधी जैसी महिला बहुत पहले प्रधानमंत्री बन गई। महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गई। अमेरिका में कई सालों बाद पहली वाइस प्रेसिडेंट महिला भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी है। आज तक अमेरिका में कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। देखिए क्या बात है, हमारे देश के महान थिंकरों ने हमें कितनी बड़ी देन दी है, हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो मूल्य है, वैल्यूज है, जिसे मैं एक बार और दोबारा कहूंगा, कोऑपरेटिव की जो सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी, सॉलिडेरिटी, इसके साथ साथ जो इथिकल वैल्यूज है, ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स, ये जो वैल्यूज है, इसके साथ जो हमारे कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स है, वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबरशिप कंट्रोल, इक्वल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटर्स, इमेंसिपेटिव वैल्यूज, यह सारी हमें इनकल्पेट करने की जरूरत है। मैंने कई बार यह बातें और भी बहुत सांजीदा तरीके से इसके आगे भी कही है, और उस बात को मैं आज भी यहाँ दोहराना चाहूंगा। साथियों, इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार से भी ज्यादा खतरनाक है यह जातिगत भ्रष्टाचार, यह धार्मिक भ्रष्टाचार, यह सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। इसे खत्म करना होगा, इसे खत्म करना होगा। और तो और एक बात मैं हमेशा कहता आया हूं, आज भी कहूंगा, दोहराऊंगा, मुझे कोई तो बताओ, मुझे कोई तो बताओ, इंसान ने धर्म को जन्म दिया है या धर्म ने इंसान को जन्म दिया है? इंसान ने जाति को जन्म दिया है या जाति ने इंसान को जन्म दिया है? जाति बड़ी है या इंसान बड़ा है? धर्म बड़ा है या इंसान बड़ा है? मुझे कोई तो बताओ। साथियों, जब जब इंसान बड़ा है तब तब देश आगे बढ़ा है। जब जब मानवता बड़ी है तब तब देश ने प्रगति की है। जब जब मानवता ने अपना चारों तरफ पड़ी है तब देश खुशहाली की तरफ बढ़ा है। देश में वो खुशहाली आई है, देश खुशहाल हुआ है। हमारे अपने सामने महान अशोका का वो सोने की चिड़िया वाला भारत का उदाहरण सबके सामने है। आपको हमें भी इस एमके एसओटी के द्वारा दिए गए जो पांचों सब्जेक्ट है, उस पांचों सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। और ये इनक्लोज जिस जाति की वजह से हमारे दिमाग के बंद दरवाजे को खोलकर खुले दिमाग से, खुली सोच से, खुले मन से, खुले विचार से, कोई भी प्रीवियस ये ना रखते हुए, दिल में रखते हुए, खुले मन से सोच विचार करके इस मानवता को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, एक डिजायरेबल सोसाइटी का निर्माण करना है, एक सुसंस्कृत अच्छा भारत का निर्माण करना है। इतना कहकर जो आगे जाते हुए हमें ये असंशोधित अम्बेडकरवाद को हमारे समाज में संशोधित करना है। इस कोऑपरेटिव वैल्यू के जरिए आप चमचा युग का बंदोबस्त कर सकते हो। चमचा युग जो आज जिसकी वजह से हमें आपको सबको बड़ा तकलीफ हो रहा है, उस चमचा युग को आप नष्ट कर सकते हो। अम्बेडकरवाद को आप ह्यूमनाइज कर सकते हो। अम्बेडकरवाद को आप रिनोवेट कर सकते हो। अम्बेडकरवाद को रिविटालाइज कर सकते हो। अम्बेडकरवाद को रिजुनेट कर सकते हो और एक
नया भारत हम बना सकते हैं, ये कहकर महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का स्लोगन का कहते हुए महान अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला भारत समाज निर्माण करना होगा। ये कहकर मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, and thanks to all and over to my friend Narsingh. Thank you.